दिन के 4 घंटे 3 घंटे निकालने पड़ेंगे तभी सीटेट निकलेगा, वरना तो भूल जाओ सीटेट के बारे में। क्योंकि सीटेट अब आसान नहीं रहा, सीटेट के लिए आपको पढ़ना पड़ता है भाई। तो तभी मैं कहता हूँ रेगुलर क्लास करोगे तो निकल जाएगा। बस आपकी अगर दिक्कत पढ़ने में है तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ भाई। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी आपका कितना ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो, कितना ही कठिन हो, समझाने के लिए मैं खड़ा हूँ आपको। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम क्लास। मूल्यांकन को समझेंगे कि मूल्यांकन है क्या, और फिर उसके बाद में समझेंगे उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं, हम आसान भाषा में, यही मेरा टैग वर्ड है, आसान भाषा में। तो आसान भाषा में ही हम चीजें सीखते हैं जो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझ में आ जाती है। तो आसान भाषा क्या है? मूल्यांकन या इवेल्युएशन का आसान भाषा है जांच करना, ठीक है, या पता लगाना, ठीक है। आसान भाषा कर रहा हूं मैं आपकी, आसान भाषा। आसान भाषा में जांच करना या पता लगाना या किसी के बारे में जानना, है ना, किसी के बारे में जानना, ये है आपका बारे में जानना। यही है आपका मूल्यांकन। वैसे मूल्यांकन की परिभाषा पढ़ोगे तो बड़ी अजीब सी परिभाषा होती है। परिभाषा कौन पूछ रहा है आपसे? लिखित प्रश्न थोड़ी आ रहे, टिक मार वाले आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक। तो मूल्यांकन का मतलब होता है जांच करना, या फिर किसी के बारे में पता लगाना, या फिर आपका ये किसी के बारे में जानना। तो मूल्यांकन किसका होता है? बच्चे का होता है। अगर हम अपने उसकी बात करें, अपने स्कूल की या एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो मूल्यांकन बच्चे का होगा। वैसे तो मूल्यांकन किसी का भी हो सकता है। मैं अपना मूल्यांकन भी कर सकता हूँ, मैं अपने घर में अपने भाई का मूल्यांकन कर सकता हूँ, अपनी बहन का मूल्यांकन कर सकता हूँ, अलग अलग फील्ड में। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ कक्षा की करेंगे, क्योंकि मेन बात है कि हमारा सीटेट का फील्ड है। तो मूल्यांकन का मतलब यह है कि जब बच्चा आपकी क्लास में आया है आपसे पढ़ने के लिए, बच्चे ने एडमिशन लिया, भी नया बच्चा है, आपके स्कूल में पहली बार आ रहा है, तो पहली बार आप क्या करते हैं स्कूल में? जब वो बच्चा आता है तो सबसे पहले आप करते हैं उससे कुछ बातचीत करते हैं, ये जानने के लिए कि उसका लेवल क्या है। ये पता लगाते हो ना आपकी स्टार्टिंग में उस बच्चे को कितनी चीजें आती हैं। फिर हम वहां से शुरुआत करेंगे। अगर मान लो किसी बच्चे को छोटी बड़ी लिखना आता है, ABCD भी लिखना आता है बच्चे को गिनती भी आती है, 1 से 1 से 50 तक की गिनती आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, बच्चे को वहां से आगे बढ़ाते हैं कि अब उसको शब्द लिखना सिखाएंगे या उसका उच्चारण सिखाएंगे। लेकिन एक बच्चा ऐसा आता है जिसको अभी पेन पकड़ना भी नहीं आया, तो क्या करेंगे उसके लिए पहले को करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा उसको यही सिखाएंगे कि हाथ का मूवमेंट कैसे होता है, पेन पकड़ना सिखाएंगे, स्क्रबलिंग सिखाएंगे, फिर उसको हाथ पकड़ के उसको अक्सर के ऊपर फिराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें लेवल नहीं पता बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है, तो आगे की हमारी जो जर्नी है वो खराब हो जाएगी। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ कहाँ खड़े हैं इस समय पे, है ना। आपको दिल्ली जाना है तो पहले पता होना चाहिए इस समय मैं बनारस में खड़ा हूँ, तो भैया बनारस से दिल्ली का इतना टिकट लगेगा, ये वाली सवारी आएगी। अगर आपको पता ही नहीं है, बनारस में खड़े हो और चंडीगढ़ का टिकट ले रहे हो, तो दिल्ली थोड़ा पहुंचोगे। तो ये होता है कि हम जांच करते हैं बच्चे की। जांच कई प्रकार की होती है। एक जांच तो यही होगी कि स्टार्टिंग में कर ली, इसको कहते हैं नियोजित मूल्यांकन, वो अभी आगे पढ़ाऊंगा जब प्रकार में आओगे। फिर हम क्या करते हैं, बच्चे की बीच बीच में जांच करते हैं। तो कुल मिला के बच्चा जो भी अभी आता है बच्चे को, जो हम बच्चे को सिखाएंगे उसकी जांच करेंगे। बच्चा कितना सीख चुका है उसकी जांच करेंगे। बच्चे की जो हमने सिखा दिया है उसमें कोई गलती रह गई है उसकी भी जांच करेंगे। भाई जो गलतियां रह गई है उसको ठीक भी तो करना है, कहीं गलतियां छोड़नी थोड़ी है। अब आप लोगों का डाउट्स होता है जो भी, तो उसका जवाब मैं बताता हूँ ना कि भाई आपका ये डाउट्स रह गया, अब इसको दोबारा सीख लो। तो उसकी जांच करते हैं। फिर जब हम पूरा सिलेबस खत्म करवा देते हैं, मान लो 3 महीने में या 6 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया, फिर लास्ट में जांच करते हैं कि अब बताओ बच्चे ने पूरे 3 महीने में क्या सीखा या पूरे 6 महीने में क्या सीखा। वो एक अलग प्रकार का मूल्यांकन है। तो कुल मिला के बच्चे की जांच करते रहते हैं हम टाइम टू टाइम। बच्चे का स्तर क्या है इसका पता लगाते रहते हैं, पता पता स्तर का लगाते हैं, त्रुटियों का लगाते हैं, है ना, कठिनाइयों का पता लगाते हैं, कठिनाई का पता लगाते हैं, बच्चे की क्षमता का पता लगाते हैं, है ना, बच्चे की नॉलेज का यानी कि ज्ञान का पता लगाते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस यानी कि बच्चे की परफॉर्मेंस को हिंदी में कहते हैं हिंदी में कहते हैं उसको, अरे यार, परफॉर्मेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? निष्पादन। कभी कभी शब्द याद नहीं आता। निष्पादन, निष्पादन का पता लगाते हैं। तो इन चीजों का पता लगाते हैं, इसी को इवैल्यूएशन कहेंगे, इसी को आपका असेसमेंट भी कहेंगे, इसी को मूल्यांकन कहेंगे, ठीक है। असेसमेंट में और मूल्यांकन में फर्क जानना चाहते हो? वैसे सीटेट में जरूरत नहीं पड़ती, दोनों का एक ही अर्थ है। देखो असेसमेंट का और मूल्यांकन में क्या फर्क है। असेसमेंट को कहते हैं, असेसमेंट को कहते हैं आकलन हिंदी में। असेसमेंट को कहते हैं आकलन। तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या अंतर है? इवैल्यूएशन का मतलब है पूर्ण रूप से जांच करना, पूर्ण रूप से जांच करना कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। अब वो किसी भी समग्र होगा, वो समग्र होगा। मैं आपकी भाषा के बारे में भी जानूंगा, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस प्रकार के इंसान है, आपकी बुद्धि क्षमता कितनी है, आपको क्या क्या चीजें पसंद है, सारी चीजों का क्या करूंगा मैं, सारी चीजों का इवैल्यूएशन। इसको कहते हैं इवैल्यूएशन, यानी कि इसको कहते हैं मूल्यांकन। असेसमेंट इसका ही छोटा भाई है। असेसमेंट किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में होगा। असेसमेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे कि गणित के बारे में मुझे गणित में बच्चे की कितनी क्षमता है उसका पता लगाना है, उसका होगा असेसमेंट। असेसमेंट होता है एक तरह की परीक्षा, एक तरह की रणनीति, एक तरह की जांच जो पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में होगी कि बच्चे की लेखन क्षमता का क्या करना है, मूल्यांकन नहीं, लेखन क्षमता का आकलन करना है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे के भाषा विकास का क्या करना है, तो आकलन नहीं, भाषा विकास का मूल्यांकन करना है।
लेकिन ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। ये सीटेट में नहीं पूछेगा आपसे कि आकलन में और मूल्यांकन में क्या अंतर है, ये नहीं पूछेगा। वो दोनों को एक ही मानता है कि बच्चे की जांच करना। अब मूल्यांकन आपको पता चल गया क्या होता है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको साफ कर दूं मैं? ये तो आप वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो याद भी रख सकते हो, कॉन्सेप्ट है ये। चलो आगे बढ़ेंगे। पहले मुझे ये बताओ 500 लाइक कंप्लीट हो गए या नहीं हुए हमारे? जल्दी कमेंट देखो, चेक करो, मुझे कमेंट करके बताओ। मैं नहीं देख रहा, तुम बताओ। आप लोग बताओ मुझे जल्दी से। 500 लाइक्स कंप्लीट हो गए हमारे? और अगर नहीं हुए तो करो जल्दी से फटाफट। जल्दी चेक करो और बताओ मुझे 500 हुए या नहीं हुए। बहुत बढ़िया। देखो, आगे अब हम पढ़ेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ये अब प्रकार स्टार्ट हो गए, है ना? ये हो गए आपके प्रकार स्टार्ट, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के टाइप्स। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन लाया सतत मूल्यांकन का? ये लाया एनईपी 1986। उसके बाद कौन लाया? उसके बाद लाया एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 में ज्यादा इसका बोलबाला रहा, फिर आरटीई में भी रहा। देखो, इसमें इसके शब्दों से ही बात समझ में आ जाती है। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यू, यानी कि लगातार। लगातार को आप कह सकते हैं समय समय पर। इसका दूसरा शब्द हो सकता है निरंतर। यानी कि जो बच्चे का मूल्यांकन करना है हमें, वो हमें लगातार करते रहना है। जैसे बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन लेता है, आपकी क्लास में पढ़ने आया बच्चा, तो सबसे पहले आप एक जांच करते हैं उसकी कि भाई बच्चे का अभी वर्तमान स्तर क्या है। फिर आपने उसको 1-2 दिन पढ़ाया, फिर 1-2 दिन के बाद फिर से देखेंगे आप कि 1-2 दिन में जो मैंने चीज उसको सिखाई है वो उसको आ गई है या नहीं आई है। फिर आप 1 हफ्ते के बाद फिर से टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट का मतलब ये नहीं कि रिटर्न पेपर लेंगे आप उसका एग्जाम पेपर। आप उसको देख के भी पता लगा सकते हैं। बच्चा आपकी कक्षा में बैठा है, एक दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो। बच्चे ने उससे पेंसिल ली, उससे पेपर लिया, कुछ लिख रहा है, बच्चा कोई ड्राइंग बना रहा है, बच्चा कोई गाना गा रहा है, सिर्फ देख रहे हो आप। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के द्वारा मूल्यांकन करना, है ना? इसको कहते हैं हम अवलोकन। अवलोकन के द्वारा मूल्यांकन करना। तो ये भी क्या है, अब आपका आकलन का ही पार्ट है। तो आकलन किसी भी प्रकार से हो सकता है। फिर बच्चे से आप बातचीत भी कर सकते हो। बच्चों बताओ आज घर में क्या खाया आपने? तो बच्चा बताएगा मैंने ये खाया वो खाया। तो बताओ पानी पिया आपने साथ में? हाँ पानी पिया। पानी का और क्या उपयोग है? बच्चा बता देगा, पानी से तो हम नहाते भी हैं वगैरह वगैरह। तो मौखिक मूल्यांकन भी हो सकता है। मेन बात यह है कि हम बच्चे की जांच जो है वो निरंतर करते रहें पूरे साल भर। और एक सबसे बड़ी जो जांच होती है वो ये होती है कि जब कोई आप चैप्टर पढ़ाते हैं, कोई एक पाठ किताब से कोई एक टॉपिक आप पढ़ाते हैं, तो उसके अंत में बच्चे से बातचीत करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो जो चैप्टर है वो बच्चे को पूरा समझ में आ गया है या नहीं आया है। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया समझ में और उसमें कुछ छूट गया है, कुछ गलतियां हो गई हैं या बच्चे को कोई शब्द समझ नहीं आया, तो उसको दोबारा पढ़ाते हैं। एक वो मूल्यांकन है। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी गलतियों को भी खत्म करते जाएं और ये चेक करते जाएं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा ठीक से समझते जा रहा है। मतलब गैप को फिल करते जाओ, फिल करते जाओ। अगर ऐसा महसूस होता है कि आपकी क्लास में वो टॉपिक 30 में से 20 बच्चों को समझ ही नहीं आया, अगर 2-3 को नहीं आया तो बात समझ में आती है। अगर 10 में से मतलब 30 में से 10 को ही समझ आया, 20 को नहीं आया, इसका मतलब आपके टीचिंग मेथड में दिक्कत है। आपके पढ़ाने में दिक्कत है, आपके करिकुलम में दिक्कत है, या आपके टीएलएम में दिक्कत है, या आपकी शिक्षण विधियों में दिक्कत है। तो फिर उसमें क्या करते हैं हम? उसमें सुधार करते हैं। तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये है कि हम अपनी रणनीतियों में, अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार कर सकें। यही उद्देश्य है आपका निरंतर मूल्यांकन का, कि हम निरंतर मूल्यांकन इसलिए करें ताकि आप सुधार कर सकें और बच्चे का विकास बेहतर हो सके, बच्चे का अधिगम बेहतर हो सके। ये तो होता है निरंतर, कि आप समय समय पर लगातार मूल्यांकन करता रहें। कॉम्प्रिहेंशन या व्यापक का क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंशन और व्यापक के दो मतलब होते हैं। इसको समग्र भी कहते हैं व्यापक को, है ना? इसके दो मतलब होता है। एक मतलब यह है कि सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। सभी पक्षों का। सभी पक्ष कौन-कौन से हो गए आपके? जैसे आपका एक तो एकेडमिक पक्ष हो गया आपका, कि भई जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चे को कितनी नॉलेज है। साइंस आप पढ़ा रहे हैं, साइंस में बच्चे को कितनी नॉलेज है, ये एक एस्पेक्ट हो गया। लेकिन क्या इससे पूरा मूल्यांकन हो जाएगा? नहीं। बच्चा सामाजिकता में कैसा है, कि एक-दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करता है। बच्चे की भाषा कैसी है, वो शब्दावली को सही से बात कर पाता है, अपने विचारों को खुल के बता पाता है, सवाल पूछता है आपसे, नहीं पूछता है। बच्चा खेलने में कैसा है, फिजिकल उसकी एक्टिविटी कैसी है, शरीर की उसकी ताकत कितनी है, एनर्जी कितनी है। बच्चा नैतिकता में कैसा है, बच्चा मिल-जुल के काम करता है या अकेले रहना पसंद करता है। ये सारे ही पक्ष इसी के अंदर आएँगे, क्योंकि हम बात करते हैं बच्चे के समग्र विकास की। भाई समग्र विकास की बात करते हैं ना, कि सर्वगामी विकास होना चाहिए सबका। यही हमारा बार-बार एनसीएफ कह रहा है, यही एनईपी कह रहा है, सब यही कह रहा है। बच्चे के सारे ही क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। तो सारे क्षेत्रों का विकास करने के लिए सारे क्षेत्रों का मूल्यांकन भी तो करना पड़ेगा। तो सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करने का मतलब होता है व्यापक मूल्यांकन। बात समझ में आई? तो यही है आपका सतत और व्यापक का मतलब है कि लगातार चले और सारे पक्षों का चले। और एक इसका एक मतलब होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि संप्रत्यय, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के आधार पे होना चाहिए आपका मूल्यांकन। आपका जो मूल्यांकन हो वो संप्रत्यय के आधार पे हो, ना कि नंबरों के, अंकों के आधार पे नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने 50 अंक लाए हैं, 75 अंक लाए हैं या 30 अंक लाए हैं। इस पे आधारित ना हो, ये आधारित हो कि बच्चे को चीजें कितनी समझ में आती हैं, बच्चा उसका दैनिक जीवन में कितना उपयोग कर पाता है, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई है या नहीं आई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है? बढ़िया लग रही है क्लास? मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है? मुझे बता देना एक बार। अगर आप कहोगे फास्ट चलना है तो मैं फास्ट भी चल सकता हूँ, अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ कुछ बच्चों को।
तो बता देना, वरना अगर ऐसे ठीक है इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो यस लिख दो कमेंट में। आसान भाषा में अर्थ पता होना। एक तो होता है आपका कि आपने एक चीज़ को किताब से याद करके और एग्जाम में लिख दिया तो नंबर तो आपको मिल जाते हैं उसके। ऐसा कई बार आपने करा है ना कि किताब से याद करके और उसको लिख दिया एग्जाम में तो नंबर तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके अर्थ को आपको पता नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उसका अर्थ पता है आपको या नहीं पता है। जैसे कि मेरे अभी इसी क्लास का वो देखो टाइटल, उसमें कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। इसी के क्लास के थंबनेल पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट क्लास है, क्योंकि यहाँ पे मैं अर्थ समझाता हूँ आपको। और जिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पे कॉन्सेप्ट नहीं लिखा होता क्लास पे। तो ये अर्थ है कि कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको इसका अर्थ समझाने आया हूँ मैं इस क्लास में। ठीक है, बात समझ में आई कुछ कुछ? ये सारी आ गई सारी ही समझ में आनी चाहिए ना। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो ये हो गया, सबसे बड़ा तो वही था आपका। अब दो प्रकार और होते हैं आपके, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन और समेटिव वैल्यूएशन। इंग्लिश में तो एक ही नाम है इसका, इसका नाम फॉर्मेटिव, इसका नाम समेटिव, लेकिन हिंदी में कई सारे नाम हैं। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन को निर्माणात्मक भी कहते हैं, रचनात्मक भी कहते हैं, रूपात्मक भी कहते हैं, ये तीनों ही नाम है इसके। ठीक है, समझते हैं फॉर्मेटिव वैल्यूएशन क्या है और समेटिव क्या है आपका। इसके दूसरे नाम है आपके योगात्मक, संकल्पनात्मक या अंतिम या उपलब्धि परीक्षण। इसके बीच में भी डंडा खींचो, संकल्पनात्मक मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षा, ये सब इसके नाम है किसके, समेटिव वैल्यूएशन के। आसान भाषा में, पहले आसान भाषा में उसके बाद में डिटेल में जाएंगे। आसान भाषा हमारा टैगवर्ड है, तो आसान भाषा में क्या है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो साल के बीच बीच में हो, जो साल के बीच बीच में हो। जैसे कभी आपने 2 दिन में कर लिया है ना, कभी आपने एक हफ्ते में टेस्ट ले लिया, कभी एक महीने में, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, ऐसे जो टेस्ट लेते हैं आप, वो होता है आपका रचनात्मक। ये साल के अंत में, जो साल के अंत में होगा, जो साल के अंत में आप लेते हैं ना परीक्षा पूरे साल की, जिसके द्वारा रिजल्ट निर्धारित होता है कि बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, बच्चे इतने परसेंटेज नंबर आए हैं, 85%, 80% या 50%, वो होता है आपका ये समेटिव, साल के अंत वाला। इतना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि ये बीच बीच वाला और ये आपका साल के अंत वाला। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है इसका, आसान भाषा का हो या डिटेल का हो। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, फॉर्मेटिव के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर्मेटिव के अंदर जो है कई सारे उद्देश्य हैं फॉर्मेटिव के। जैसे फॉर्मेटिव का मतलब यह है कि आपका मूल्यांकन डेली ही चलना चाहिए, रोज, हमेशा, हर वक्त। और ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होता है, मतलब आपकी पढ़ाई का हिस्सा है ये। आप शिक्षण कर रहे हैं, बच्चा अधिगम कर रहा है। भाई आप टीचिंग कर रहे हैं, बच्चा लर्न कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग। उसी को तो कहते हैं टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग। ठीक है, इसी को शिक्षण अधिगम कहते हैं, हिंदी में शिक्षण अधिगम। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम कर रहे हैं, इसके बीच में आपका, इसके साथ साथ क्या चलता है, आपका फॉर्मेटिव वैल्यूएशन चलता है। यानी कि मूल्यांकन इसके बीच बीच में चलना चाहिए। जैसे आप अभी पढ़ा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ है ना, तो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा ना, बताओ इसका मतलब समझ में आ गया? अगर आप कहोगे आ गया तो ठीक है, आप कहोगे नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। इसका मतलब बीच में मैं आपका टेस्ट भी ले रहा हूँ। तो ये जो है ये लगातार चलता है, निरंतर चलता है आपका हमेशा। फॉर्मेटिव जो होता है वो निरंतर वाली प्रक्रिया है आपकी, हमेशा चलेगा, लगातार चलेगा। ठीक है, इसका काम फीडबैक देना भी होता है। फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि, कि बच्चा कितना सीख चुका है, कितनी अभी आया है, उसमें कहाँ जांच। इसी के द्वारा गलतियों की भी पहचान कर लेते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है आपका, इसके द्वारा बच्चा, इसके द्वारा योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा एक तो आप बताते हैं नंबर, यानी कि अंक बच्चे के कितना आए हैं। ठीक है, बच्चे की उपलब्धि, इसके नाम में भी लिखा हुआ है बच्चे की उपलब्धि। इससे आप अंतिम निर्णय लेते हैं, अंतिम निर्णय लेते हैं कि बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है। ठीक है, पास या फेल, यानी उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। तो ये डिसीजन लेते हैं आप इसके द्वारा, समेटिव के। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि ये तो साल के बीच में चलेगा, ये साल के अंत में चलेगा। इतनी बात को फटाफट से सब लोग, फिर इसमें कंजूसी किस बात की। फिर आता है आपका निदानात्मक मूल्यांकन। देखो निदानात्मक मूल्यांकन जो है, ये रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। किस वाले का, इस वाले का, पहले वाले का। ये फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का ही हिस्सा है, फॉर्मेटिव का ही हिस्सा है, लेकिन इसको फिर भी हम अलग रखते हैं एक अलग रूप में। निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है, निदान। निदान का मतलब होता है पहचान करना या पता लगाना। जैसे कि आप हॉस्पिटल में कभी गए होंगे, इंग्लिश में डायग्नोस्ट, डायग्नोस का मतलब भी यही होता है आपका, है ना। डायग्नोसिस का मतलब यही होता है आपका, क्या होता है, पहचान करना। तो जब अभी कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो वहां पे किसी कमरे के सामने लिखा होता है डायग्नोस्टिक सेंटर, लिखा होता है डायग्नोस्टिक रूम, ऐसा लिखा होता है। यानी कि ये जांच केंद्र है, ये वाला जो कमरा है यहाँ पे जांच होती है। जांच किस चीज़ की करते हैं, आपकी बीमारी जो है उसकी जांच होती है ना। पहले बस हॉस्पिटल जाओगे तो पहले आपकी बीमारी की जांच होगी, उसके बाद में आपको दवाई मिलेगी या आपका इलाज होगा, उपचार बाद में होगा। ठीक, तो पहले जांच होती है किस चीज़ की, आपका जो बीमारी है उसके कारण का पता लगाया जाता है। आपको मान लीजिए बुखार है, तो पहले टेस्ट करेंगे कि डेंगू वाला बुखार है, कि मलेरिया वाला बुखार है, ये टाइफाइड वाला बुखार है। अगर हुआ टाइफाइड वाला, दवाई मलेरिया की दे रहे हैं तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जांच करनी पड़ेगी, यानी कि डायग्नोस करना पड़ेगा। सेम चीज
एजुकेशन में अगर बच्चे को किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है या किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, बच्चे को कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसके कारण का पता लगाते हैं, है ना? बच्चे के कारण का, बच्चे को वो बात क्यों नहीं समझ आई भाई, उसका पता लगाओ। बच्चे को ये सब्जेक्ट क्यों नहीं समझ में आया, इसका पता लगाओ। हो सकता है बच्चा पढ़ने में ठीक हो, टीचर ही ना पढ़ा रहा हो सही से, टीचर का मेथड ही गलत हो सकता है, या फिर बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम है कि मम्मी ने डांट के भेजा है इसलिए नहीं पढ़ा रहा, या फिर बच्चे को दूर का दिखाई नहीं देता, आपने उसको पीछे बिठा रखा है, उसको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा इसलिए समझ नहीं आ रहा, या बच्चे के हिसाब से, लेवल के हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट हाई लेवल का है, अभी बच्चा छोटा है और आप ज़्यादा ऊपर के लेवल की चीज़ पढ़ा रहे हो। तो इन कारणों का पता लगाना ही क्या है, आपका निदानात्मक मूल्यांकन है। इसके तरीके कई सारे हो सकते हैं, आप चाहे लिखित परीक्षा के द्वारा पता लगा लो, या चाहे आप मौखिक रूप से पता लगा लो, ये इस तरह से भी आप किसी भी तरह से पता लगा सकते हैं। और बेसिकली जो निदानात्मक मूल्यांकन है 99% क्लास के अंत में होता है, कक्षा के अंत में। यानी कि जो आपने जैसे कोई चैप्टर पढ़ाया, अभी मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया, आपने बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया हाथी के बारे में, तो अभी क्लास आपकी मान लीजिए 30 मिनट की क्लास है, आपने 25 मिनट पढ़ाया या 20 मिनट आपने टॉपिक पढ़ाया, लास्ट के जो 10 मिनट है उसमें आप बातचीत करते हैं बच्चे से कि भाई बताओ कि कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है, कौन सा चैप्टर इसमें कोई बात ऐसी रह गई है जिसमें दिक्कत हो रही है। तो ये जो लास्ट के 10 मिनट का डिस्कशन है, यही आपका निदानात्मक मूल्यांकन है। निदानात्मक मूल्यांकन आपको समझ में आ गया क्या होता है? समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? अब देखो, आपने त्रुटियों का, कठिनाइयों का पता लगा लिया। किसका? कठिनाई का पता लगा लिया ना कि बच्चे को दिक्कत कहाँ हो रही है। आपने कारण भी पता लगा लिया, आपने बच्चे की त्रुटि भी पता लगा ली, है ना? अब क्या करोगे आगे? छोड़ दोगे उसको ऐसे ही? उसको ठीक भी तो करोगे। भाई बीमारी, डॉक्टर ने आपकी बीमारी का पता तो लगा लिया, उसको दवाई भी तो देंगे, उपचार भी तो करेंगे, उसको ठीक भी तो करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए दोबारा शिक्षण किया जाता है। क्या करते हैं हम? दोबारा से शिक्षण करते हैं, यानी कि दोबारा पढ़ाते हैं, दोबारा से पढ़ाते हैं हम इसको। जो चीज़ बच्चे को समझ नहीं आई है वो दोबारा पढ़ाते हैं। अब चाहे उसी दिन पढ़ा लो या अगले दिन पढ़ा लो, वो आपकी इच्छा है। अगर अभी टाइम है आपके पास अभी पढ़ा लो, टाइम नहीं है तो अगले दिन पढ़ा लो। तो ये जो दोबारा पढ़ाते हैं आप, इस दोबारा पढ़ाने को हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल की स्पेलिंग क्या थी भाई, मैं स्पेलिंग भूल गया। रेमेडियल, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दे लेना। बाकी रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। स्पेलिंग ठीक कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा इसका ई था कि आई था यहाँ पे। रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो दो चीजें साथ में आते हैं इसके सवाल आपके कि निदानात्मक परीक्षण क्या है और उपचारात्मक शिक्षण क्या है। मूल्यांकन की जगह कई बार परीक्षण भी लिखा आएगा, ये भी याद रखना, एक ही बात होती है। इसके नाम में छुपा हुआ है, इसके नाम में जैसे निदान छुपा हुआ था, इसके नाम में बताओ क्या छुपा हुआ है? इसके नाम में क्या छुपा है आपका? इसके नाम में छुपा है उपचार। और उपचार का मतलब क्या होता है आपका? उपचार का मतलब होता है ठीक करना। भाई मरीज को जब ठीक करते हैं दवाई देके तो उसको उपचार ही तो कहते हैं। तो पहले निदान यानी कि पहले पता लगाओ कारण का, फिर उसके बाद में ठीक करो तो उसको उपचार। तो बच्चे की दिक्कत का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण, और बच्चे की दिक्कत को ठीक कर देना उपचारात्मक शिक्षण। दोनों कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से खत्म करे हैं। अब बताओ इन दोनों में कोई दिक्कत आएगी जिंदगी भर, या आज समझ गए इसको? इन दोनों में कोई दिक्कत आनी है? ये भी एक बात है कि ये पहले होगा ये बाद में होगा। पक्की बात है ना, पहले तो जांच ही होगी। ये पहले होगा ये बाद में होगा। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है या बात समझ में आ गई आपको? आ गई समझ में? हम्म। बढ़िया। चलो 800 लाइक होने वाले हैं, करो पूरे जल्दी जल्दी सब लोग। अगर आप नए भी हैं हमारी क्लास में तो भी भाई अब आपकी जिम्मेदारी है कि लाइक करना बनता है, क्योंकि अब हमारे चैनल का हिस्सा बन चुके हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। फायदा आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पे टीचिंग एक नंबर होती है, जबरदस्त वाली। यहाँ से आप कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि बिना समझे आप चले जाओगे। यहाँ क्लास में आ गए मतलब सीख के जाओगे गारंटी से। सीटेट आपका 100% पास है। तो अगर अभी भी आप नए भी हैं, अगर इसमें आप जो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाली चीज़ें आप सीखते रहें। देखिए यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं, अब आपने यहाँ तक समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अन्य प्रकार के मूल्यांकन भी होते हैं, जैसे कि आपका एक होता है विद्यालय आधारित आकलन, एक होता है विद्यालय आधारित आकलन, और एक होता है राज्य आधारित आकलन, है ना? वो हालांकि सीटेट में कमी पूछता है, लेकिन फिर भी बता दूंगा मैं आपको। राज्य आधारित मूल्यांकन, तो आपने ये देखा होगा कि आपकी जो परीक्षाएं होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। आप जब छोटी क्लास में होते हैं, कक्षा एक में, दो में, तीन में, तो स्कूल में परीक्षाएं होती हैं आपकी, और एक होती है बोर्ड की परीक्षा। जब हाई स्कूल में आप होते हैं तो बोर्ड की परीक्षा होती है ना? हाई स्कूल में 10वीं क्लास में जो परीक्षा होती है, 10th क्लास में या 12th में, तो बोर्ड होता है आपका, बोर्ड के एग्जाम होते हैं। अब बोर्ड में क्या होता है, आपका जो सेंटर जाता है वो दूसरे स्कूल में जाता है।
अपने स्कूल में तो नहीं होगा, ये सीधी बात है, पक्की बात है। भाई दूसरे स्कूल में जाएगा ना पेपर आपका, अपने स्कूल में तो नहीं होगा। इसका मतलब जब दूसरे स्कूल में चला गया तो विद्यालय आधारित रहा ही नहीं। जो भी परीक्षाएं बोर्ड से पहले की परीक्षाएं हैं, वो सारी की सारी विद्यालय आधारित हैं। चाहे वो आपका समेटिव मूल्यांकन हो, चाहे आपका फॉर्मेटिव हो, चाहे आपका निदानात्मक हो, चाहे कोई सा भी हो, वो सारे ही मूल्यांकन आपके जो कक्षा 10 से पहले कक्षा 9 तक जितने भी मूल्यांकन हो रहे हैं, वो सारे के सारे विद्यालय आधारित है। लेकिन उन विद्यालय आधारित आकलन में रचनात्मक मूल्यांकन की भूमिका 99% है, 1% ही योगात्मक मूल्यांकन की भूमिका रहती है। जो साल के अंत में परीक्षा ले रहे हैं उसकी बहुत भूमिका नहीं है, जो पूरे साल भर जो मूल्यांकन चल रहा है उसकी मेन भूमिका है विद्यालय आधारित में। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया विद्यालय आधारित वाला, ये इसलिए आया क्योंकि छोटे बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में उसका टीचर सबसे बेहतर जानता है। मैं ही जानता हूँ ना कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, और मुझे पता है कि आप किस प्रकार के बच्चे हैं, आपकी विशेषताएं क्या हैं, आपकी क्षमताएं क्या है, आपकी कमजोरियां भी पता है मुझे। अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो मैं उसका मूल्यांकन लिखित परीक्षा से तो नहीं लूंगा, इतना मुझे भी पता है ना। तो मैं उसका कैसे लूंगा, उससे बातचीत करके मौखिक रूप से या ब्रेल लिपि के द्वारा, इस तरह से। तो ताकि बच्चों का मूल्यांकन सटीक हो सके और बेहतर हो सके, इसीलिए विद्यालय आधारित कॉन्सेप्ट आया है कि बच्चे का जो मूल्यांकन लेगा वो उसी के स्कूल का टीचर लेगा, बाहर के लोग नहीं लेंगे। ये 9th क्लास तक का है। 10th में जाके बोर्ड परीक्षा होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन तो ये हो गया आपका। अब ये 3 मूल्यांकन आते हैं आपके, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम के रूप में मूल्यांकन। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसके नाम एक जैसे हैं तीनों के तीनों के। जब नाम एक जैसे हो जाते हैं ना, भाई बहनों के भी नाम हो जाते हैं एक जैसे, है ना। अनु और मनु रख दिया किसी ने नाम, अनु और मनु, तो बुलाएंगे अनु को, आएगी मनु, है ना। मम्मी बुला रही है, अनु कहाँ है, तो मनु कह रही जी मम्मी मैं तो यही हूँ। अरे तुझे नहीं बुलाया, है ना। तो एक जैसे नाम रखने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए इनके नाम एक जैसे हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे, उस जैसे हम रखते हैं ना वो, फिर निकनेम रखना पड़ता है उनका, है ना। एक का नाम गोलू रख दिया और एक का नाम चिंटू रख दिया, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब इनका भी कुछ ऐसी क्रियाक्रम करेंगे ताकि आप इस कंफ्यूज ना हो। अब इनको तीनों का क्रियाक्रम करते हैं बढ़िया करके, देखो। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन में एक शब्द छुपा हुआ है इसके बीच में, के लिए मतलब किसी के लिए जो कोई काम होता है, किसी के लिए जब कोई काम होता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं जो ये फूल खरीद के लाया हूँ या आपके लिए लाया हूँ, फिर ये प्लीज इस फूल को, इस पुष्प को आप स्वीकार करने की कृपा करें, ये आपके लिए ही इतना महंगा मैं खरीद के लाया हूँ, है ना, आपके लिए। तो किसके लिए काम हो रहा है उसकी ही बात करेंगे इसमें। तो जो आपका मूल्यांकन होगा वो आपकी पढ़ाई के लिए होगा। हाँ, आपका जो मूल्यांकन होगा वो आपके अधिगम के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन जो साल के अंत में हो रहा है जब आपकी परीक्षा ली जा रही है। यह जो आपका टीचर है वो आपका आपका टीचर जो है वो आपका टेस्ट ले रहा है। आप एक उसने 15-20 क्वेश्चंस लिखे, 20 नंबर का टेस्ट तैयार किया और आपको दे दिया। अब आपके जितने भी नंबर आएंगे, तो वो ले रहा है फीडबैक के लिए आपका मूल्यांकन, वो आपके अधिगम के लिए नहीं है। लेकिन एक तरह से आप मूल्यांकन करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय पे आप अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप घर पे बैठे हैं और आपने प्रीवियस पेपर उठाया सीटेट का, और आपने देखा आज मैं 30 क्वेश्चन सीडीपी के सॉल्व करूंगा या करूंगी, और आप खुद से बैठ करके आराम से, और उसको आपने टाइम भी लगा दिया, 30 मिनट में इसको सॉल्व करूंगा, 30 क्वेश्चन। अब उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं। क्यों सॉल्व कर रहे हो उसको, आप मूल्यांकन तो कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो बेटा, आपकी मम्मी आई आपसे पूछेगी क्या कर रहे हो, आप क्या कहते हो कि मैं अपना एग्जाम ले रही हूँ, आप ये कहते हो मैं अपना मूल्यांकन कर रही हूँ, आप ये कहोगे मैं अपने टेस्ट ले रही हूँ, आप कहोगे मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। क्या कहोगे, मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, यही कहोगे ना। क्योंकि वो जो मूल्यांकन आप ले रहे हैं, जो अपना ही टेस्ट, जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, वो आप सीखने के लिए कर रहे हैं। अभी आपकी फाइनल परीक्षा नहीं हुई है, फाइनल परीक्षा तो तब होगी जब सीटेट का एग्जाम होगा। अभी आप जो अपना मूल्यांकन कर रहे हैं उस समय पे बैठे हुए, वो अधिगम के लिए हो रहा है, इसलिए वो वाला मूल्यांकन है आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन। क्लियर इतनी चीज यहाँ तक की। सेम इसी तरह से जो निदानात्मक परीक्षण आपने लिया, अभी पढ़ा ना ऊपर, तो जैसे बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ा है और उसमें कोई गलतियां बच्चों से आप चेक कर रहे हैं मूल्यांकन, कि भाई बच्चों बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं परेशानी तो नहीं है। वो मूल्यांकन क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ। वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उन्हें दोबारा पढ़ाओगे वो चीज, जो कॉन्सेप्ट है अगर उन्हें समझ नहीं आया तो मूल्यांकन कर रहे हो कि दोबारा समझा सकें, वो भी अधिगम के लिए मूल्यांकन है। जहां बात हो रही है कि इस मूल्यांकन का पर्पज है उस चीज को और बेहतर सिखाना, इस मूल्यांकन का पर्पज है कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, उसका अर्थ और अच्छे से सीख जाए, वो आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन। इतनी क्लियर। अब आते हैं अधिगम का मूल्यांकन। का मतलब जो काम हो चुका हो उसी की तो जांच बाद में होगी। या मैं ये कहूं कि ये मोबाइल किसका है, तो आप कहोगे ये मोबाइल जो है ये सीमा का है ना। तो उसमें अब किसी के लिए नहीं, जैसे वहां था कि मैं ये फूल लाया हूँ, किसके लिए लाया हूँ, इसके लिए लाया हूँ, लेकिन है किसका, अभी तो मेरा ही है, तो अभी तो मेरा ही है ना। या उस कॉन्सेप्ट को भी हटाओ, अभी मूल्यांकन पे आ जाते हैं। अधिगम के लिए तो अधिगम जब आप लर्निंग के लिए कर रहे हैं तब, लेकिन जब आप पूरी परीक्षा पूरी पढ़ाई आपने करा दी है,
पूरा चैप्टर खत्म करा दिया, पूरा सिलेबस करा दिया, सब कुछ करा दिया, और जब लास्ट में आप मूल्यांकन करते हैं साल के अंत में या 6 महीने के अंत में, तो उसको हम कहते हैं अधिगम का मूल्यांकन। कितना सीखा, पूरे साल भर जो आपने सीखा है वो कितना सीखा, अधिगम अब हो चुका है, अब अधिगम हो चुका है और उसका मूल्यांकन करेंगे, तो अधिगम जितना आपने पढ़ाई करी है उस पढ़ाई का मूल्यांकन। तो ये होता है अंतिम परीक्षा, आखिर में, आखिर में होगा, ये अंत में होगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ये अंत में होगा। और ये अधिगम के लिए मूल्यांकन जो है ये बीच में होगा, यानी कि ये बीच में होगा आपके परीक्षा, ये आप जब आप पढ़ाई चल रही है उसके बीच में होगा आपका। तो ये निरंतर चलते रहता है और ये साल के अंत में होता है। अब इतनी बातें, दो चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो बताओ, तीसरे पे तब आऊंगा जब ये दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो गई? मुझे पता है मैं ज़्यादा डिटेल में घुस रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा टाइम भी ले रहा हूँ आप लोगों का, है ना। बाद में आप बोलोगे सर जी कितना लंबा लंबा पढ़ाते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? आज समझ में आ रहा है? आज आएगा और हमेशा आएगा, मज़ा आएगा। अब आते हैं नीचे, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अधिगम के रूप में मूल्यांकन जो होता है वो एक्चुअल में जब आप दोनों चीज़ें जब साथ में चल रही हों, आपका मूल्यांकन भी और अधिगम भी दोनों साथ साथ चल रहे हों, उसको कहते हैं अधिगम के रूप में मूल्यांकन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्लास देख रहे हो आप, ये जो क्लास देख रहे हो और इस क्लास में मैं यहाँ पे आपसे कोई सवाल पूछता हूँ और आप उसका उत्तर देते हैं, तो ये दोनों एक साथ हुए, आपका मूल्यांकन भी हुआ। यानी कि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और बीच बीच में आपसे प्रश्न उत्तर भी पूछ रहा हूँ, आपको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, है ना, आपके रिएक्शंस भी चेक कर रहा हूँ मैं। तो मैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा आपका मूल्यांकन भी ले रहा हूँ, लेकिन आपका अधिगम भी साथ साथ हो रहा है। तो ये अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है, यानी कि जो चीजें साथ साथ चलती हैं, जब दोनों चीजें साथ चल जाएं, जब दोनों चीजें, अधिगम भी और आपका मूल्यांकन भी एक साथ चले, वो अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज आप मानेंगे। इसको आप जो स्व मूल्यांकन है ना, जैसे आप अपनी खुद की परीक्षा लेते हैं, उसको भी कह सकते हैं कि अब ये भी अधिगम के रूप में मूल्यांकन है। जब आप लर्निंग के पर्पज से कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें मूल्यांकन और जो आपका, आपकी परीक्षा और आपकी लर्निंग एक साथ चलती रहेगी। बाकी जो प्रश्न आपके सीटेट में आते हैं वो ज्यादातर इन दो के बेस पे आएंगे, इस तीसरे के बेस पे बहुत कम आएगा। ये दो चीजें आपको ज्यादा पता होनी चाहिए। बाकी ये तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ेंगे हम, कुछ और चीजें हैं आपकी उसमें बात करेंगे, ठीक है। सीटेट के ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस आप ही पढ़ाओगे सर? हाँ, मैक्सिमम मैं पढ़ाऊंगा, एक दो सब्जेक्ट अलग से टीचर लाएंगे उसमें पढ़ाने के लिए, जो मेरे सब्जेक्ट नहीं है। बाकी तो ज्यादातर सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊंगा आपको। देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब ये कुछ और बचे आपके यहाँ पर। सबसे पहला आया स्वमूल्यांकन, ये थोड़े से ध्यान से समझ लो, इसके शब्दों में छुपा हुआ है। स्वमूल्यांकन मतलब अपना खुद का मूल्यांकन करना, खुद की जांच करना, ठीक है। आप चाहे कोई भी तरीके से कर लो, मैं तरीका आपको कहूंगा ही नहीं कौन सा तरीका, तरीका आपकी मर्जी, खुद की जांच करने का जो तरीका आपका। कई बार आप करते हैं, आपने कोई चैप्टर पढ़ा किताब से, फिर उसे लिखते हैं आप दूसरे रजिस्टर पे। ऐसा आप करते हो ना, जब पढ़ाई करते हो, किताब से पढ़ा और उसके बाद में दूसरा रजिस्टर पे आप उसको लिख के देखते हो कि याद हो गया या नहीं हुआ मुझे याद, वो एक। या फिर अपने आपने कोई किताब पढ़ी या मेरी वीडियोस देखी और उसके बाद में आप अपनी मम्मी के सामने बैठ के कहोगे मेरी बात सुनो, कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी और आप मेरी सुनो कि मैं क्या कहती हूँ। या अब मम्मी को किताब पकड़ा देते हैं आप और कहते हैं कि देखो इसमें जो लिखा है चेक करते रहना, मैं सुना रही हूँ, आप बस खाली चेक करते रहना। तो आप खुद का मूल्यांकन कर रहे हो। जब अपना खुद का मूल्यांकन करना है उसको स्वमूल्यांकन कहेंगे, और ये बच्चे खुद भी करते हैं, इसको सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। आप क्या कहेंगे इसको? सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। तो इसको स्वमूल्यांकन। सामूहिक मूल्यांकन क्या होता है आपका? जब बच्चे ग्रुप में बैठे हों और एक दूसरे से प्रश्नावली कर रहे हों, मतलब प्रश्नोत्तर, ग्रुप्स में है बच्चे और एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में ही जांच कर रहे हैं, इसको कहते हैं सामूहिक मूल्यांकन। कई बार ऐसा होता है कि दो ग्रुप बना दिए जाते हैं, 5 बच्चों का ग्रुप इधर, 5 का इधर, और उनके बीच में जो है क्या कराया जाता है, सवाल जवाब कराए जाते हैं। तो इधर वाली पार्टी इधर से पूछती है, इधर वाली इधर से पूछती है, उनके उत्तर ये वाले देंगे और इनका प्रश्न का उत्तर ये वाले। तो ये भी सामूहिक मूल्यांकन। सामूहिक मूल्यांकन में 2 से ज्यादा बच्चे होने कंपलसरी है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो। तो इसमें ज्यादा बच्चे होते हैं वो आपस में मिलजुल के जो है मूल्यांकन कहते हैं। इसको कहते हैं हम ग्रुप ग्रुप इवेल्युएशन, ठीक है। पीयर आपका आता है पीयर, है ना, पीयर मूल्यांकन, इसको पीयर असेसमेंट ही कहते हैं। पीयर इवेल्युएशन या पीयर असेसमेंट। पीयर मूल्यांकन की खास बात क्या है, इसमें केवल 2 बच्चे होते हैं। पीयर असेसमेंट में केवल 2 बच्चे होंगे और दोनों ही एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, और या फिर दोनों ही एक दूसरे के टेस्ट लेते हैं। यानी कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका उत्तर देंगे, आप मुझसे सवाल पूछोगे, मैं उसका उत्तर दूंगा। इसमें केवल 2 बच्चे होते हैं और समूह में 2 से ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पर सामूहिक और पेयर वाला, ठीक है। अब आता है आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन, जिसको मानकीकृत मूल्यांकन भी कहते हैं। मानकीकृत शब्द का क्या मतलब है, इसका शब्द का मतलब समझो तो बात समझ में आ जाएगी। मानक का मतलब क्या है आपका? मानक का मतलब होता है एक बिंदु तय कर देना, एक बिंदु तय कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, कभी आपने देखी है रनिंग वाली रेस होती है,
दौड़ लगाते हैं जैसे पुलिस भर्ती में होती है या रनिंग के कंपटीशन भी होता है, तो वहाँ पे एक लाल झंडी होती है या पट्टी बंधी होती है, 400 मीटर की रेस है, सभी लोगों को उस पट्टी पे जाके रेस खत्म होगी। तो वो जो रेस की जो लाल पट्टी है वो आपका मानक है या मानदंड है आपका। आपने वो तय कर दिया कि जो 400 मीटर दौड़ेगा उसी की रेस पूरी मानी जाएगी, जिसने अगर 399 पे भी छोड़ दिया या रेस से पीछे रह गया वो हार जाएगा। वो पास नहीं माना जाएगा, वो काबिल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपने सब बच्चों के लिए एक ही रेस तय कर दी कि सभी बच्चे इतने ही नंबर लेके दिखाएंगे या सभी बच्चे इस चीज को प्राप्त करेंगे, यहां तक पहुंच करके दिखाएंगे। सबके लिए एक ही मानदंड बना दिया आपने। तो इसको हम कहते हैं मानक संदर्भित मूल्यांकन या मानकीकृत मूल्यांकन। एक तो ये हो गया कि मानदंड आपने एक बना दिया, और इसमें तरीका भी एक जैसा हो जाता है, एक समान तरीका। जो आपकी परीक्षा होती है वो भी एक समान होती है, एक समान परीक्षा होती है सारे बच्चों की। यानी कि जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पेपर तैयार करा, किताब से लेके जो भी आपने पढ़ा दी है किताब आपकी, उसमें आपने क्वेश्चन पेपर तैयार करा, कुछ उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न डाल दिए, दो दो तीन तीन, कुछ शॉर्टकट वाले डाल दिए मतलब शॉर्ट वाले, कुछ आपने लंबे विस्तृत प्रश्न डाल दिए, और वो प्रश्न पत्र तैयार करके सारे बच्चों में बांट दिया, चलो परीक्षा दो। तो ये तरीका क्या है, सभी बच्चों की परीक्षा एक ही तरीके से ले रहे हैं। लेकिन ये इसको कह तो दिया हमने मानकीकृत मूल्यांकन या मानक संदर्भित, लेकिन ये तरीका गलत है। ये वाला मूल्यांकन गलत है। एनईपी के द्वारा या एनसीएफ के द्वारा इसको गलत माना जाएगा। वजह क्या है गलत मानने की? बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, समावेशी शिक्षा का दौर है, तो कोई बच्चा दृष्टिबाधित, कोई श्रवण बाधित, कोई आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई ऑटिज्म है, कोई सामान्य प्रकार का बच्चा है, कोई बुद्धिलब्धि में बहुत उच्च प्रतिभाशाली है आपका। तो सभी बच्चों की जब क्षमताएं अलग अलग हैं, तो एक जैसी परीक्षा से सबका मूल्यांकन कैसे हो जाएगा? आपने मान लीजिए लिखित परीक्षा ले रहे हैं आप, तो दृष्टिबाधित बच्चा कभी भी आपको लिखित परीक्षा में लिख के ही नहीं दे पाएगा प्रश्न। उसको पता है आपके सवालों के जवाब, लेकिन आपके पूछने का तरीका गलत है। लिख के मत पूछो, बोल के पूछो। जब आप उससे बोल के पूछोगे वो आपको सारे उत्तर बता देगा, तो उसके लिए अलग तरीका। ऑटिज्म बच्चा है, वो आपको बोल के नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो सोशल डेवलपमेंट में कम होता है, वो आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करता और बातचीत में संप्रेषण में उसको दिक्कत होती है। तो ऑटिज्म बच्चा आपको बोल के नहीं बताएगा, वो एक्टिविटी के द्वारा बताएगा, उससे करवा लो काम, वो करके दिखा देगा आपको। तो सबके लिए क्या होगा, अलग तरीके होने चाहिए, इसलिए हम कहते हैं मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के होने चाहिए, ना कि एक प्रकार के। तो एक समान परीक्षा या मानक संदर्भित मूल्यांकन करना गलत बात होती है, नेगेटिव होता है आपका।